पर्सनल लिबर्टी का, वो है कि पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट ऑफ वुमेन टू प्रोड्यूस चाइल्ड और रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल एक्ट। कि ये किसी भी लेडी का ये अधिकार है कि वो बच्चे को जन्म दे या रिफ्यूज कर दे बच्चे को जन्म देने से। ठीक है, तो ये लैंडमार्क जजमेंट है सुचित्रा श्रीवास्तव का, सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 में ये भी इंक्लूड होता है कि राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस टू प्रोड्यूस चाइल्ड और नॉट टू प्रोड्यूस चाइल्ड, कि वो बच्चे को जन्म दे माँ कोई भी लेडी या ना दे, उसकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। इस केस में क्या था कि बेसिकली एक लेडी थी और उसके साथ वो बेसिकली मेंटली रिटार्डेड थी, उसके साथ रेप हो गया। 19 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, जबकि मैक्सिमम प्रेगनेंसी जो होती है जो टर्मिनेट की जा सकती है 20 वीक्स की जा सकती है। तो इस केस में वो बेसिकली उसने अपनी कंसेंट नहीं दी टर्मिनेशन के लिए, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंगली जो आवश्यक होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंगली जो भी वुड बी मदर है उसकी ही कंसेंट रिक्वायर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि वुमेन्स राइट टू ऑफ चॉइस टू हैव पर्सनल लिबर्टी एज अंडरस्टूड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी महिला की ये राइट ऑफ चॉइस है और वो पर्सनल लिबर्टी में ही उसे माना जाएगा कि देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज रिप्रोडक्टिव चॉइस। शी कैन रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल एक्ट और अल्टरनेटिवली इंसिस्ट ऑन एन यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स, कि वो पार्टिसिपेट करने से भी रिफ्यूज कर सकती है सेक्सुअल एक्ट में और वो कंट्रासेप्टिव मेथड्स को भी इस्तेमाल कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि उसको कंपेल किया जाए कि वो कैरी करेगी चाइल्ड को। तो टर्मिनेशन इज ओनली परमिटेड व्हेन कंडीशंस पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, कि एमटीपी जो ये जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं कि जिससे जो रिप्रोडक्टिव चॉइस के लिए यूज होते हैं। इन केस ऑफ मेंटल इलनेस, जब अगर कोई मेंटल इलनेस है अगर किसी लेडी की, तो उस केस में गार्जियंस की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए। लेकिन अगर मेंटल रिटार्डेशन है किसी विमेन का, तो वो स्वयं में कैपेबल होती है कि वो अपनी कंसेंट दे सकती है। इस केस में जो लेडी थी उसने अपनी कंसेंट नहीं दी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए, तो कोर्ट ने जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का उसको क्वैश कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि उसकी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो कोर्ट ने ये भी रेफर किया, कोर्ट ने यहाँ पर रेफर किया यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन है उसको भी रेफर किया, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन राइट्स टू मेंटली रिटार्डेड पर्संस 1971 को यहाँ पर कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि ये अगर इफ द लेडी हैज नॉट गिवन कंसेंट तो उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है। दूसरा डायमेंशन है नेक्स्ट, जैसे कि डिनायल ऑफ परमिशन टू डिटेन्यू टू गेट हिज बुक पब्लिश्ड, कि कोई व्यक्ति अगर जेल में है, कन्विक्ट है और वो कोई बुक पब्लिश कराना चाहता है तो डिनाई नहीं किया जाता। वो अगर डिनाई किया जाता है तो इट मींस उसके जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है अंडर आर्टिकल 21 में वो वायलेट होती है। तो इस केस के लिए जो केस आया वो था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रभाकर पांडुरंग। बेसिकली जो इसमें पिटिशनर था वो डिटेन था जेल में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। उसने एक साइंटिफिक बुक लिखी प्रिजन में और वो परमिशन चाहता था गवर्नमेंट से कि वो अपनी वाइफ को भेज करके उसे पब्लिश कराना चाहता था। गवर्नमेंट ने इसमें रिफ्यूज कर दिया परमिशन देने से। तो कोर्ट ने कहा कि दिस वाज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, कि ये उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसके अधिकारों पर अतिक्रमण है। लिबर्टी एज अ रिस्ट्रिक्शन वाज नॉट ऑथराइज्ड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, क्योंकि जो पब्लिकेशन अगर कोई करना चाहता है अपनी बुक का तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे कि उसकी बुक को पब्लिश नहीं न होने दिया है और उसको यह परमिट ना किया जाए। नेक्स्ट डायमेंशन है राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस, ये परमानंद कटारा का इंपॉर्टेंट केस है
कई बार मैचिंग में भी आता है ये क्वेश्चन कि राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस से रिलेटेड कौन सा केस है। तो परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें कहा गया कि इट इज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल डॉक्टर्स, कि ये मतलब जो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है सारे डॉक्टर्स का, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं या प्राइवेट डॉक्टर हैं, टू एक्सटेंड मेडिकल एड टू द इंजर्ड इमीडिएटली, कि कोई भी इंजर्ड है उसको इमीडिएटली उसको मेडिकल एड प्रोवाइड करें टू प्रिजर्व हिज लाइफ विदाउट वेटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज, कि लीगल फॉर्मेलिटीज के चक्कर में ना पढ़ करके उसे इमीडिएटली मेडिकल हेल्प या मेडिकल एड प्रोवाइड की जानी चाहिए। और अगर नहीं कराई जा रही है इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस का जो राइट है, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी से ही हमको मिलता है, उसका वायलेशन माना जाएगा। इसी तरह से विंसेंट, इसमें परमानंद कटारा का साइटेशन लिख लीजिए एक बार, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसका साइटेशन है AIR 1989, AIR 1989 SC 2039। इसके बाद में राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस से रिलेटेड दूसरा एक केस आया, विंसेंट परिकुल लंगारा, VINCENT, विंसेंट PARIKURLANGARA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका साइटेशन है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1987 टू SCC 165। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट पब्लिक हेल्थ इज इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी enshrined in the Article 21, कि राइट टू मेंटेनेंस और इंप्रूवमेंट पब्लिक हेल्थ जो है राइट टू लाइफ में इंक्लूड होते हैं। किसी वेलफेयर स्टेट में ये ऑब्लिगेशन है स्टेट की कि वो इंश्योर करें, कि क्रिएट करें और सस्टेन करें कंडीशंस जो गुड हेल्थ के लिए आवश्यक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो था, इसी से रिलेटेड एक हिस्टोरिक जजमेंट कहा जाता है, लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है ये, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका साइटेशन नोट कर लीजिएगा, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साइटेशन है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1995 3 SCC 42। इसमें कहा गया कि राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि राइट टू हेल्थ और मेडिकल केयर फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, और ये एसेंशियल है किसी भी व्यक्ति की लाइफ को या किसी वर्कमैन की लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, पर्पसफुल बनाने के लिए, विद डिग्निटी ऑफ द पर्सन। राइट टू लाइफ इन आर्टिकल 21 में राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ किसी वर्कर की, वो भी इंक्लूड होती है। यहाँ एक्सप्रेशन जो लाइफ है, लाइफ जो शब्द है उसका तात्पर्य यहाँ पे यही माना जाएगा जो कि आर्टिकल 21 डज नॉट कनोट मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, केवल एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए बल्कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट डायमेंशन है इसका आर्टिकल 21 का, कि अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अ जजमेंट डेटर। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि जजमेंट डेटर बेसिकली क्या होता है कि सिविल के मामलों में अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस है, सपोज कीजिएगा डैमेजेस अगर रिकवर करने के लिए किसी को डायरेक्ट किया गया किसी के अगेंस्ट, तो जिसके अगेंस्ट रिकवरी होती है वो जजमेंट डेटर होता है, और जो रिकवर करता है वो पैसा वो डिक्री होल्डर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि जॉली जॉर्ज वर्गीज का केस है, जॉली जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन, जॉली जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन। इसका साइटेशन है AIR 1980 SC 470। इसमें बेसिकली पिटिशनर को अरेस्ट कर लिया गया इन कंप्लायंस ऑफ अ डिक्री, इन कंप्लायंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, और उसको सिविल प्रिजन में भेज दिया गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उसके पास में मींस नहीं है, जजमेंट डेटर के पास में अगर मींस नहीं है पेमेंट के या रिकवर करने में उससे दिक्कत हो रही है, या सपोज कि उसके पास मींस नहीं है जिससे कि उससे रिकवर किया जा सके, तो वहां पे अगर उसको अरेस्ट किया जा रहा है अगर कंप्लायंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो वो आर्टिकल 11 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट
किया जा रहा है वहां पे। नेक्स्ट है जैसे कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम के बारे में। बॉन्डेड लेबर सिस्टम में ये नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। पीएन भगती इसमें डिलीवर किए थे जजमेंट। उन्होंने कहा कि अंडर बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट 1976, केवल ये मात्र काफी नहीं है कि आइडेंटिफाई एंड रिलीज द बॉन्डेड लेबर्स, कि केवल आइडेंटिफाई करें कि बॉन्डेड लेबर कौन कौन है और उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिलीज कराना है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दे मस्ट बी रिहेबिलिटेटेड, कि उनको सिर्फ रिलीज ही नहीं कराना बल्कि उनको रिहेबिलिटेट करना है। विदाउट रिहेबिलिटेशन वो गरीबी की ओर अग्रसर हो जाएंगे और असहाय हो जाएंगे, और उनको जीने का कोई मतलब जरिया मात्र नहीं होगा। ये ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको आइडेंटिफाई और रिलीज ही नहीं कराना बॉन्डेड लेबर को, बल्कि उनके रिहेबिलिटेशन की भी व्यवस्था करनी है। रिहेबिलिटेशन के साथ साथ हमको रिहेबिलिटेट का मतलब उनको वर्क भी हमको उपलब्ध कराना होगा, उनको शेल्टर भी उपलब्ध कराना होगा। तो ये सारी चीजें होंगी। ऐसा ही नहीं है कि बॉन्डेड लेबर को आपने रिलीज करा दिया, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि ये क्लियर कट वायलेशन है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उसको रिहेबिलिटेट नहीं कराया जाता है। अब जैसे कि राइट टू मेंबर, नेक्स्ट जो डायमेंशन है राइट टू मेंबर्स ऑफ प्रोटेक्टिव होम्स। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक है कि नारी ने बेसिकली केयर होम पटना का मामला है। केयर होम पटना में बेसिकली जो इनमेट्स थे वहां के केयर होम पटना के, उनको प्रॉपर उनकी वेलफेयर की व्यवस्था नहीं थी, प्रॉपर उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी, मतलब इनह्यूमन टाइप का वहां पे माहौल था। तो ये केस है बेसिकली विक्रम देव सिंह तोमर, विक्रम देव सिंह तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसका साइटेशन है AI 1988 SC 1782। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ में रहना किसी भी व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है, किसी भी नागरिक का। एंड द स्टेट इज अंडर ड्यूटी टू प्रोवाइड एटलीस्ट द मिनिमम कंडीशंस एंश्योरिंग देयर, और ये किसी वेलफेयर स्टेट में ये स्टेट की ड्यूटी है कि अपने सिटीजन्स को जो लीस्ट मिनिमम कंडीशंस हैं जिससे कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ में वो रह सकें, वो उपलब्ध कराना स्टेट का काम है। स्टेट इसके लिए बाउंड है। इस तरह से जैसे SR कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, SR कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका साइटेशन है AI 1990 SC 752। इसमें बेसिकली क्या था कि शाहदरा में एक मेंटल डिजीज हॉस्पिटल है, उसका जो मैनेजमेंट था वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में था। इसके संदर्भ में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल किया गया है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं किया जा रहा है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया है इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि टू टेक ओवर इट्स मैनेजमेंट फ्रॉम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका टेक ओवर लो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से, और उसे निम्हांस बेंगलोर में जो हॉस्पिटल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, उसी लाइट में मतलब उसी पैटर्न पर इसको डेवलप किया जाए और इसका मैनेजमेंट किया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है, इट मींस इट्स अ वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है उस पर अनेकों बार डिटेल्ड क्वेश्चन भी पूछा गया, जैसे राइट टू डाई नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। जैसे कि पहले जो केस आया, पहला जो केस आया उसमें ये कह दिया कि राइट टू लाइफ इज अ राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे रेज हुआ कि वेदर द राइट टू डाई इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21, के क्या जो मृत्यु का मरने का अधिकार है वो राइट टू डाई जो है क्या राइट टू लाइफ में इंक्लूड होगा। तो इसमें सबसे पहले जो केस आया वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें इसे डिसाइड किया। इस केस का नाम था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुबल, MARUTY मारुति श्रीपति, SRIPATI श्रीपति दुबल, DUBAL दुबल। और इसका साइटेशन है
ये है 1987 CRLJ 549। CRLJ का मतलब यहाँ पे क्रिमिनल लॉ जनरल, क्रिमिनल लॉ जनरल शॉर्ट में से CRLJ बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ गारंटेड बाय आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द राइट टू डाई, कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 जो गारंटी देता है उसमें राइट टू डाई भी इंक्लूड होगा। एंड कंसिक्वेंटली कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी। 309 में सुसाइड्स से रिलेटेड प्रोविजन है, तो उसको स्ट्रक डाउन करने के लिए डायरेक्ट कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और कहा कि क्योंकि उसमें वो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है कि अगर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड बेसिकली अगर है, अगर किसी के द्वारा किया जा रहा है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, देन इट विल अट्रैक्ट सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो यहाँ पे कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि 309 को स्ट्रक डाउन कर दिया जाना चाहिए, और राइट टू डाई इज इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। उसके बाद में 1987 का ये केस है। 1988 में आंध्रा हाई कोर्ट ने कहा चेन्ना जगदीश्वर, लिख लीजिए इस केस को, चेन्ना जगदीश्वर CHENNA चेन्ना जगदीश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ AP, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश मींस, और इसका साइटेशन है 1998 CRLJ 549। ये हमको लग रहा है पेज नंबर शायद गलत हमने लिख लिया है, इसे चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें बेसिकली कहा आंध्रा हाई कोर्ट ने कहा कि राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कि राइट टू डाई फंडामेंटल राइट नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, कि आर्टिकल 21 के अगर मीनिंग का अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो राइट टू डाई जो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आएगा, और इसलिए सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पिनल कोड वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में ये तो बेसिकली तो हाई कोर्ट की अपनी ओपिनियंस हो गई, अपने ऑब्जर्वेशंस हो गई कि बॉम्बे हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो केस आया, वो केस आया बेसिकली 1994 में, इसी से रिलेटेड, इसी डायमेंशन से रिलेटेड राइट टू डाई के लिए। वो केस था पी रतिनाम P.RATHINAM रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साइटेशन है इसका, ब्रैकेट में लिखेंगे 1994 3 SCC 394। ये बेसिकली डिवीजन बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, 2 जजेस थे। अगर 2 जजेस होंगे, अगर हाई कोर्ट की बेंच हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो, तो उसे डिवीजन बेंच कहा जाएगा। 2 जजेस से ज्यादा की जितने भी जजेस होंगे, दैट बेंच विल बी नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। उस बेंच को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाएगा, 3 जजेस से ज्यादा की बेंच को। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें जस्टिस M सहाय और जस्टिस हंसारिया थे। इन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि with the view of the Bombay High Court, Maruti Sripati case held that a person has a right to die and declared section 309 of the Indian Penal Code unconstitutional, which makes attempt to commit suicide is a penal offense. और ये एग्री किए, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी एग्री की जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुबल से, और उन्होंने कहा कि 309 जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और राइट टू डाई जो है राइट टू लाइफ में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब राइट टू डाई जो है राइट टू लाइफ नहीं हो सकता है। और राइट टू लिव इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द राइट नॉट टू लिव, कि राइट टू लिव का मतलब हो रहा है राइट नॉट टू लिव के रूप में इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, राइट टू डाई और टर्मिनेट वंस लाइफ। तो इस केस में ये बॉम्बे हाई कोर्ट को फॉलो किया पी रतिनाम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, और उसको वीटो किया। उसके बाद में बेसिकली ये था कि नेक्स्ट जो केस इंपॉर्टेंट केस आया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बेसिकली 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की। इसने बेसिकली पी रतिनाम का जो केस है उसको ओवररूल किया और कहा कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई or right to be killed. Right to die is inherently inconsistent with the right to life, as is the death with the life. और ये ऑब्जर्वेशन दिया कि राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल राइट एम्बॉडीड इन आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ जो है नेचुरल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 का पार्ट है, लेकिन सुसाइड इज एन अननेचुरल टर्मिनेशन ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ। लेकिन सुसाइड बेसिकली अननेचुरल टर्मिनेशन है
किसी भी के जीवन के मतलब समाप्ति के लिए, एंड इनकम्पेटेबल एंड इनकंसिस्टेंट विद द कंसेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ। और ये बेसिकली इनकम्पेटेबल है और इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसका कॉन्ट्रडिक्टरी है राइट टू लाइफ के। तो उसको ओवररूल किया और कहा कि सेक्शन 309 आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड वायलेटिव नहीं है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। और कोर्ट ने सेट असाइड किया जजमेंट को मारुति सुजुकी दुबल के और पी रतिनाम के केस को, जिसमें कहा गया था सेक्शन 309 हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल, कि 309 को कॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था, एंड अपहेल्ड द जजमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट होल्डिंग दैट सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी वाज नॉट वायलेटिव आर्टिकल 14 and 21, कि आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जो जजमेंट था पी रतिनाम यूनियन ऑफ इंडिया को उसने इस केस में बेसिकली वीटो किया गया। अब बेसिकली यूथेंसिया की जो राइट टू लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद में यूथेंसिया पर आया। यूथेंसिया पे कई बार शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है, यूथेंसिया का मीनिंग भी पूछा जा सकता है। यूथेंसिया क्या है कि बेसिकली जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा देना या फिर कोई किसी की डेथ को स्पीड अप कर देना किसी दूसरे के। तो बेसिकली इसमें ये जो रेज हुआ ये इशू अरुणा रामचंद्र शॉनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शॉनबॉग SHANBAUGS शॉनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका साइटेशन है AI 2011 SC 1290। इसमें सुप्रीम कोर्ट के टू जजेस थे, जिसमें जस्टिस मार्कंडे कार्डियो और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। इन्होंने बेसिकली गाइडलाइंस ले डाउन की पैसिव यूथेनेसिया के लिए टू कंटिन्यू टिल द न्यू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो इसमें बेसिकली कहा गया कि डिसीजन हैज टू बी टेकन टू डिसकंटिन्यू लाइफ सपोर्ट ईदर बाय पेरेंट्स और द स्पाउस और अदर क्लोज रिलेटिव्स, कि अगर जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उसके स्पाउस या उसके पेरेंट्स या उसके क्लोज रिलेटिव की कंसेंट के बिना उसका जो सपोर्ट सिस्टम है उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए। अगर हॉस्पिटल स्टाफ ध्यान रख रहा है तो बेसिकली इसमें जो वो थी अरुणा रामचंद्र शॉनबाग थी, बेसिकली ये 37 ईयर्स तक बेसिकली कोमा की सिचुएशन में रही। तो इस केस में ये कहा गया कि एक जो पिटिशनर थी उन्होंने कहा कि इनके जो फीड कर देना इनको बंद कर देना चाहिए, कि वो 36 ईयर्स की थी जब वो उसके साथ में घटना हुई। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि हॉस्पिटल स्टाफ थी, इनको किसी स्वीपर ने रेप कर दिया और जो डॉग की जो तो बेसिकली ये जो ब्लड में मतलब क्लॉट हो गया मतलब ब्रेन, जिसकी वजह से अनकॉन्शियस हो गई ये लेडी। और उसके बाद में 37 ईयर्स तक ये कोमा की पोजीशन में नहीं। तो तब यहाँ पे ये रेज किया गया क्वेश्चन कि इनको यूथेनेसिया इट मींस कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो है जीवित है लेकिन जो कंडीशन है बहुत अच्छी नहीं है। तो इसी केस में 4 गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की। तो पहला ये कहा कि जो डिसकंटिन्यू लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको डिसकंटिन्यू तभी किया सकता है कि उसके पेरेंट्स की या स्पाउस की या क्लोज रिलेटिव्स की और इनमें से कोई नहीं है, तो डिसीजन जो है वो उसके नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा लिया जाना चाहिए कि उसको डिसकंटिन्यू करना है कि नहीं करना है लाइफ सपोर्ट सिस्टम को। दूसरा है अगर वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल स्टाफ टेक केयर कर रहा है तो वहाँ, और अगर स्टाफ जो है ये कर सकता है कि किसी कंसिडरेशन की वजह से या किसी डिफरेंट इश्यूज की वजह से हो सकता है कि फोर्स मतलब इंफॉर्मेशन दे दे, तो वहां पे ये कहा गया कि हाई कोर्ट से उसमें अप्रूवल लिया जाना चाहिए इस संदर्भ में। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर डिसीजन क्लोज रिलेटिव के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ करने के लिए गया था, इस तरह की डिसीजन के लिए हाई कोर्ट का अप्रूवल होना जरूरी है। चौथा जो गाइडलाइन ले डाउन की गई वो की गई कि पिटीशन कैन बी मेड टू हाई कोर्ट टू पास सुटेबल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल किया जाना चाहिए अप्रोप्रिएट ऑर्डर किए जाने के लिए। नेक्स्ट जो डैमेज, तो ये बेसिकली यूथेनेसिया
और राइट टू डाई का जो डायमेंशन है ये हो गया। उसके बाद में जो राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, ये जो इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर जो है राइट टू लाइफ का पार्ट है। और ये केस था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसका साइटेशन है AIR 1991 SC 420। इसमें कहा गया कि ensuring द एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर, कि पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर को एंश्योर करना स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और ये राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया जाता है कि राइट टू लाइफ में पॉल्यूशन फ्री एयर और वाटर जो है राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। इसी तरह से कहा गया कि नेक्स्ट डायमेंशन था इसका, प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कि जैसे कि सब इसमें केस आया जैसे श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर केस, बेसिकली MC मेहता केस के रूप में जाना जाता है। श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर केस का जो बेसिकली जो साइटेशन है वो ये है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिखेंगे 1986, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ब्रैकेट में 1986, 2 SCC 176। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कंपनी को, जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर कंपनी थी, कि मैन्युफैक्चरिंग हजार्डस एंड लेथल केमिकल बनाती थी एंड गैसेस बीइंग dangerous to health and life of the workmen and people living in neighborhood, to take all necessary safety measures। मतलब प्लांट को खोलने से पहले सेफ्टी मेजर्स को अपनाया जाए, ये ऐसा डायरेक्ट किया श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर कंपनी में। और बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है राइट टू लाइफ का पार्ट है, ऐसा अपना ऑब्जर्वेशन दिया। उसके बाद में दूसरा एक केस आया MC मेहता के नाम से ही, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो साइटेशन 1987 का है ये नेक्स्ट केस। MC मेहता के बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किए गए MC मेहता के नाम से। दूसरा केस था ये 1987 का, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 ब्रैकेट में लिखेंगे 4 SCC 463। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जितनी भी टेनरीज हैं जाजबाग कानपुर में, टेनरीज जितनी भी हैं वो पॉल्यूट कर रही हैं रिवर गंगा को, तो उनको 2 मैटर बाद सोशल वर्कर के माध्यम से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सामने लाया गया। तो कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू ऑर्डर द क्लोजर ऑफ टेनरीज अनलेस दे टुक स्टेप्स टू सेट अप ट्रीटमेंट प्लांट्स, कि या तो वो ट्रीटमेंट प्लांट्स को ध्यान दें, की तरफ ध्यान दें, अदरवाइज टेनरीज को क्लोज कर दिया जाएगा और कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है। इसी के सीक्वेंस में नेक्स्ट केस था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता ब्रैकेट में 2 मतलब सेकंड केस के रूप में जाना जाता है, वो भी गंगा पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो इसमें बेसिकली लिटिगेशन फाइल किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, गंगा वाटर पॉल्यूटिंग रिक्वायर द कोर्ट टू इशू अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस टू द प्रिवेंशन ऑफ गंगा वाटर पॉल्यूशन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑब्जर्व किया, ये डायरेक्शन दिया कि पिटिशनर ऑल्दो नॉट अ रैपेरियन ओनर, रैपेरियन ओनर मींस कि वो रिवर के किनारे नहीं रहता है, लेकिन वेरियस स्टेटरी प्रोविजंस में वो ये म्युनिसिपल अथॉरिटीज की जो ड्यूटीज हैं उनको इम्पोज कराया जा सकता है। और कोई भी पर्सन जो कि दूसरों की लाइफ के लिए भी इंटरेस्टेड रहता है या उसके लिए कंसर्न है, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है, क्योंकि यहाँ लोकस स्टैंडाई का इशू रेज हुआ था। तो यहाँ पे ये कहा गया कि रिवर गंगा का वाटर अगर पॉल्यूट हो रहा है तो ये बेसिकली इट विल बी अ न्यूसेंस कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ द रिवर गंगा इज अ पब्लिक न्यूसेंस व्हिच इज वाइड स्प्रेड एंड अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्संस, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित करता है ये जो पॉल्यूशन है। इसलिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना चाहिए और रिवर गंगा को पॉल्यूट नहीं किया जाना चाहिए। और इसमें बेसिकली ये कहा गया कि जो डायरेक्शन है ये जितने भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां से रिवर गंगा फ्लो करती है, वहां के सबके लिए यही ऑर्डर है कि गंगा को पॉल्यूट नहीं करें। अगर किया जाएगा तो उनके बाद में उसके लिए ये जो भी इंडस्ट्री है उसको क्लोज करने के लिए कोर्ट डायरेक्ट कर देगा।
इसी तरह से एमसी मेहता का एक और केस है 1996 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 168 हजार्डस इंडस्ट्रीज को दिल्ली में बंद करा दिया, क्योंकि वो ये ऑब्जर्वेशन दिया कि ये इकोलॉजी एनवायरमेंट के लिए ये हजार्डस है, और डायरेक्ट किया कि उनको रिलोकेट किया, रे अलोकेट किया जाए लैंड नेशनल कैपिटल रीजन में, और मास्टर प्लान बनाया जाए दिल्ली में। तो इस तरह से ये इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट जो है वो बेसिकली अगर वो भी अगर उसकी वायलेशन हो रहा है, मतलब वो चीजें प्रभावित हो रही हैं, तो राइट टू लाइफ का पार्ट होगा और उसको क्लोजर कराया जा सकने का आदेश दिया जा सकता है। इसी तरह जैसे नॉइज पॉल्यूशन के संदर्भ में एक डायमेंशन ये भी कि आर्टिकल 21 इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम नॉइज। तो बेसिकली ये केस आता है, ये बेसिकली रेफरेंस है ये इन रे नॉइज पॉल्यूशन, इन आर ई रे नॉइज पॉल्यूशन, और इसका साइटेशन है AIR 2005 SC 3136। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट ऑब्जर्व किया है, ये हेल्ड किया कि अंडर आर्टिकल 21 every person has the right to live with a noise free atmosphere which cannot be defeated by exercise of right under article 19(1)(a) of the constitution। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), बल्कि ये बेसिकली अगर नॉइज फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना भी राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंगली स्टेट की ड्यूटी है। बेसिकली 2 जजेस बेंच थी इसमें सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RC लाहौटी साहब थे और अशोक भान साहब थे। उन्होंने कहा फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन इज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, कि फ्रीडम नॉइज पॉल्यूशन से जो फ्रीडम है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसी केस में 8 डायरेक्शंस इशू की गई, 8 गाइडलाइंस इशू की गई, डायरेक्टिव्स थी। इसमें कहा गया कि द एवोल्यूशन एंड फायर क्रैकर्स should be done on the basis of the chemical composition, ये chemical composition के basis पे होना चाहिए, unless and until replaced by the better system। There shall be complete ban on bursting sound emitting firecrackers between 10 PM to 6 AM। रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से बैन होना चाहिए। There shall be 2 categories of crackers, one for export and other for use in own country, both must have different colors। फायरक्रैकर्स जो इंडिया में सेल के लिए होंगे उनमें फुल पर्टिकुलर होंगे केमिकल कंपाउंड के। दूसरा यह है कि चौथा जो डायरेक्शन है कि जो नॉइज लेवल होगा वो बेसिकली 10 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा, या फिर 75 नॉइज स्टैंडर्ड एरिया के हिसाब से होगा। 5वां गाइडलाइन ये थी कि नो बीटिंग ऑफ ड्रम और टॉम टॉम और ब्लो ऑफ ट्रम्पेट और यूज ऑफ एम्पलीफायर, कि ना तो ड्रम बजेगा ना ढोल नगाड़े बजेंगे रात के 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक। छठी गाइडलाइन थी कि कोई भी हॉर्न जो रेजिडेंशियल एरिया में है रात के 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई भी हॉर्न मतलब हॉर्न जो है प्रतिबंधित होंगे। नेक्स्ट है नीड टू क्रिएट अ जनरल अवेयरनेस टुवर्ड्स द हजार्डस इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन टू चिल्ड्रन इन स्कूल एंड पुलिस अथॉरिटीज, कि बच्चों को स्कूल में और पुलिस अथॉरिटीज को नॉइज पॉल्यूशन के संदर्भ में अवेयर किया जाना चाहिए। 8वीं गाइडलाइन ये थी कि स्टेट मस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन दिस प्रोसेस, और स्टेट एक्टिव रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बेसिकली आर्टिकल 141 और 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड की गई थी। और ये कहा गया कि जो भी गाइडलाइंस हैं दे आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स, और म्युनिसिपल अथॉरिटीज पर भी सारे शहरों में, ऐसा नहीं है कि किसी एक शहर में। और ये जो है तब तक फोर्स में रहेंगी सारी गाइडलाइंस जब तक कि कोई अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया जा सकता है। तो अब जो है कोर्ट ने एम्पावर कर दिया पुलिस को बुक करने के लिए, फाइन करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, सिंप्लीफाई प्रोसिक्यूशन इन इंप्लीमेंटिंग इट्स रूलिंग्स। तो नॉइज पॉल्यूशन जो है 10 से 6 के बीच में नॉइज पॉल्यूशन नहीं किया जाता, और नॉइज पॉल्यूशन अगर किया भी जाएगा, नॉइज अगर होगी, साउंड होगी, तो वो बेसिकली जो डेसिबल बताया था हमने कि शेल नॉट एक्सीड टू 10 डेसिबल और नॉइज स्टैंडर्ड एरिया और 75 डेसिबल विच एवर इज लोअर, इसके अकॉर्डिंगली होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी।
अब नेक्स्ट जो ये भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो मैं बात करूंगा अभी कि राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है। राइट टू एजुकेशन में सबसे पहले जो लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है उसे कहा जाता है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो बेसिकली मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जो केस है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन की उसमें नमेशन में आएगा राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसका साइटेशन है बेसिकली मोहिनी जैन का, ब्रैकेट में लिखेंगे 1992 3 SCC 666। कैपिटेशन फी केस के रूप में जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको इस राइट को किसी भी सिटीजन को हायर फी लेकर के राइट टू एजुकेशन, ये अगर ये कहा कि एक्सोर्बिटेंट फीस लेकर के, अगर एक्सोर्बिटेंट फीस ली जा रही है इसका मतलब ये है कि राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू लाइफ को डिनाई किया जा रहा है। इट मींस आर्टिकल 21 के जो प्रोविजंस हैं यहाँ पे वो वायलेट हो रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या था कि नोटिफिकेशन एक कर्नाटक गवर्नमेंट ने इशू किया। इसमें है बेसिकली कर्नाटक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट 1984। इसमें ये रेगुलेट किया गया है ट्यूशन फी को कि मिनिमम ट्यूशन फी होगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टेट में। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि जो कैंडिडेट जो है गवर्नमेंट सीट्स पर आएंगे, मतलब ओपन कंपटीशन से आएंगे, वो 2000 उनकी फीस होगी एक साल की। जो कर्नाटक के स्टूडेंट होंगे उनकी 25,000 होगी, और जो आउटसाइड कर्नाटक के होंगे उनकी 60,000 फीस होगी पर एनम। पिटिशनर ने कहा कि 60,000 जो फीस है दैट इज वेरी मच फॉर हर एंड शी कांट अफोर्ड। 2 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कुलदीप सिंह और जस्टिस RN सहाय थे। इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि राइट टू एजुकेशन एट ऑल लेवल, कि सारे लेवल्स पर फंडामेंटल राइट है ऑफ अ सिटीजन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कैपिटेशन फी चार्ज अगर की जा रही है एडमिशन के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा तो वो इलीगल है, और वो राइट टू वो बेसिकली डिनाइल है सिटीजन्स राइट टू एजुकेशन को, और जिससे कि और अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी एजुकेशन की, और जो गरीब हैं उनकी रीच से दूर हो जाएगी एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन इज कॉन्कॉमिटेंट टू द फंडामेंटल राइट, और राइट टू एजुकेशन जो है वो वेरी मच मैंडेटरी है राइट टू पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंगली, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। तो एजुकेशन इंडिया में ये भी ऑब्जर्वेशन दिया कि एजुकेशन इंडिया में कभी भी कमोडिटी नहीं रही है। तो इस टाइप ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि आप कैपिटेशन फी नहीं ले सकते हैं। बेसिकली मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक के केस में आया, इसे कैपिटेशन फी के केस के रूप में भी जाना जाता है इस केस को। इसके बाद में जो केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्नी कृष्णन का केस, UNNI उन्नी कृष्णन, KRISHNAN कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, स्टेट ऑफ AP आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये हमने पिटीशन फाइल हुआ इस प्रेयर के साथ में कि वो जो करेक्टनेस है मोहिनी जैन के जजमेंट की उसको एग्जामिन करें, मतलब रिव्यू कह सकते हैं कि एग्जामिन करें। क्योंकि तो इस केस में पिटिशनर ने कहा कि जो पिटिशनर थे बेसिकली जो रन कर रहे थे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, उन्होंने कहा कि अगर मोहिनी जैन के डिसीजन को अगर करेक्ट मान लिया जाए तो जो रेस्पेक्टिव जो और अगर स्टेट गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं, सर्कुलर्स हैं, उनको फॉलो किया जाएगा तो उनको अपने कॉलेजेस जो है बंद करने पड़ जाएंगे। तब 5 जज बेंच जो है कंस्टिट्यूट हुई इसके लिए टू एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द मोहिनी जैन जजमेंट। और ये 5 जजेस बेंच ने अपना जो जजमेंट दिया वो 3-2 को मेजोरिटी में दिया। 3 जजेस ने मोहिनी जैन के जो ऑब्जर्वेशन था उसके फेवर में दिया, 2 जजेस ने अगेंस्ट जजमेंट दिया। उसमें ये कहा गया कि मोहिनी जैन के डिसीजन में ये कहा गया, मतलब इस केस में कहा गया कि जो मोहिनी जैन का जजमेंट है उसे पार्टली एग्री हुए, वो पार्टली डिसएग्री हुए। और ये ऑब्जर्वेशन दी कि राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट डायरेक्टली फ्लोज फ्रॉम द राइट टू लाइफ। कि राइट टू एजुकेशन नो डाउट राइट टू एजुकेशन राइट टू लाइफ से फ्लो करती है, इसलिए वो राइट टू लाइफ का पार्ट है। लेकिन
इसके जो कंटेंट है, इसके जो कंटेंट्स थे पार्टली उनको ओवर रूल किया मोहनी जैन के, और ये कहा कि राइट टू फ्री एजुकेशन इज अवेलेबल ओनली टू चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स, के राइट टू एजुकेशन केवल फ्री में, सॉरी, राइट टू एजुकेशन जो है अवेलेबल है ओनली ओनली टू चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स, कि जब तक 14 साल की उम्र, बट आफ्टर द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट to provide education is subject to limits of the economic capacity और एंड डेवलपमेंट। ऑब्लिगेशन जो क्रिएट की गई हैं 41, 45, 46 के द्वारा, जो कि स्टेट को डिस्चार्ज करनी है, 41, 45, 46 मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो ऑब्लिगेशंस हैं, तो बेसिकली स्टेट इधर एस्टेब्लिशिंग इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस, कि या तो स्टेट अपने इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करेगा या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, या उनको एफिलिएशन देगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आज की डेट में नेसेसिटी है, ऐसा ऑब्जर्व किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि मोहिनी जैन का जो केस है was not right in holding that charging of any amount must be described as capitation fee, कि कोई भी अगर अमाउंट अगर चार्ज किया जा रहा है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो ये नहीं कहा जाएगा कि कैपिटेशन फी है। और ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाए जो चार्ज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट सेक्टर है, should be involved and encouraged in the field of education, but they must be allowed to do under the strict regulatory control। लेकिन strict regulatory control होना चाहिए जिससे कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, जो एजुकेशन है उसे कॉमर्शलाइजिंग करने से रोका जा सके। और मेजोरिटी जज थे, मतलब 3 जजेस ने कहा कि इट कैन नॉट इटसेल्फ बी कैरेक्टराइज्ड एज कैपिटेशन फी। और जो ये कहा कि अगर जो एडमिशन है जो सारे रिकॉग्नाइज प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, पर्टिकुलरली मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो मेरिट पर बेस्ड होना चाहिए, लेकिन 50% जो सीट्स हैं वो इन प्रोफेशनल कॉलेजेस में फिल्ड की जानी चाहिए बाय द कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड बाय पे अ हायर फी। कोर्ट ने ये भी कहा कि देयर शैल बी नो कोटा रिजर्व फॉर द मैनेजमेंट और एनी फैमिली। The criteria of eligibility and all other conditions shall be same in respect both free seats and payment seats। जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो फ्री सीट्स में और पेमेंट सीट्स में दोनों में एक होना चाहिए। डिस्टिंक्शन केवल ये होगी कि हायर फी मतलब पेमेंट सीट्स होगी वो हायर फी पर होगी। तो कोर्ट ने ये स्कीम ये इवॉल्व की कि मोर अपॉर्चुनिटी टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू पे हायर फी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट फॉर सच कॉलेजेस। इसके बाद में टीएमएफआई का केस आया, टीएमएफआई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये 11 जजेस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी कि राइट टू मोहिनी जैन के केस में 2 जजेस थे, उन्नी के केस में राइट टू एजुकेशन रिलेटेड है इसमें 5 जजेस थे, और जो टीएमएफआई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस था, इसका जो साइटेशन है वो ये है एआई 2003 एससी 355। 11 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ये। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि उन्नी कृष्णन के डिसीजन को पार्टली इसमें ओवररूल कर दिया, और कोर्ट ने कहा कि स्कीम रिलेटिंग टू एडमिशन एंड फिक्सिंग ऑफ द फी वर नॉट करेक्ट, कि स्कीम जो एडमिशन से रिलेटेड स्कीम है और फी से रिलेटेड जो स्कीम फी फिक्सेशन से रिलेटेड स्कीम है वो करेक्ट नहीं है, और इस एक्सटेंट तक उसको ओवररूल कर दिया। पूरा ओवररूल नहीं किया, उस एक्सटेंट तक कि जो एडमिशन का क्राइटेरिया था या फिर ये फी का क्राइटेरिया था उसको ओवररूल किया गया इस केस में। इसके बाद में जैसे नेक्स्ट डायमेंशन है राइट टू फ्री लीगल एड। तो बेसिकली ये मैचिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा। तो बेसिकली इसमें MH हॉटस्पॉट M.H.हॉटस्पॉट HOSKOT हॉटस्पॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राइट टू फ्री लीगल एड है वो फंडामेंटल राइट है, और ये कहा कि राइट टू फ्री लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल गारंटेड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21।
और आर्टिकल 39A में बेसिकली प्रोवाइड किया गया राइट टू फ्री लीगल एड कि और 39A प्रोवाइड करता है कि इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड। इसमें कहा गया है कि इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिसी गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ इट शुड बी द मेन कंसर्न ऑफ द स्टेट टू हैव अ प्रॉपर लीगल सिस्टम। इसके बाद में नेक्स्ट जो डायमेंशन है दैट इज राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सुनील बत्रा का केस एज रिलेटेड राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सुनील बत्रा बेसिकली सुनील बत्रा के भी कई केसेस हैं, तो इस केस को नंबर 1 कहा जाता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए नंबर 1 वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसका साइटेशन है बेसिकली एआई 1978 SC 1575। इसमें बेसिकली दो डेथ का मतलब पनिशमेंट इनको अवार्ड किया गया था दो एक्यूज को। इसमें बेसिकली ये कहा गया कि इनको ये कहते हुए कि चूंकि इनको डेथ कैपिटल पनिशमेंट इनको अवार्ड कर दिया गया, इसलिए इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए बेसिक इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 73 और 74 में स्पेसिफिकली प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, और जेल अथॉरिटीज के पास में ऐसा कोई जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे कि वो सियोमोटो जेल अथॉरिटीज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी भी इनमेट को भेज दे या किसी भी कन्विक्ट को भेज दे या किसी भी प्रिजनर को भेज दे। और ये जो है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, सिंपली क्लियर कट वायलेशन है। अगर जेल अथॉरिटीज के द्वारा विदाउट एनी जुडिशियल ऑर्डर अगर उस किसी भी डिटेनी को अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा जा रहा है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है ना, जैसे कि सुना होगा कि एकांतवास जिसमें कोई नहीं होता है, एकदम से अंधेरा टाइप का रहता है, जिसमें उस टाइप का जो सेल होती है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सेल होती है और आसपास कोई नहीं होता है। नेक्स्ट है राइट टू स्पीडी ट्रायल। राइट टू स्पीडी ट्रायल से रिलेटेड केस है हुसैन आरा खातून। ये भी हुसैन आरा खातून के भी कई केस थे। हुसैन आरा खातून इसमें कोई ब्रैकेट में नंबर 1 लिख सकते हैं वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 21 से ही ये फ्लो करता है ये राइट। इसके बाद में जो केस आया AR अंतुले, अब्दुल रहमान अंतुले वर्सेस RS नायक, AIR 1992 AIR 1992 SC 1630। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिटेल्ड गाइडलाइंस इसमें प्रोवाइड की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कहा गया कि राइट टू स्पीड ट्रायल फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21 राइट टू स्पीड ट्रायल है वो भी आर्टिकल 21 से फ्लो करता है। और ये अक्यूज को जितनी भी स्टेजेस हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज हो, चाहे इंक्वायरी की स्टेज हो या ट्रायल की स्टेज हो, अपील की, रिवीजन की, रिट्रायल की, जो भी स्टेज है, हर स्टेज पर उसको राइट टू स्पीडी ट्रायल का जो राइट उसे उपलब्ध होना चाहिए। अगर ये उपलब्ध नहीं है देन इट्स अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। और केवल इस आधार पर उसे डिनाई नहीं किया जा सकता है कि जस्ट अ मिनट, यस सॉरी। तो AR अंतुले वर्सेस RS नायक के केस में गाइडलाइंस ले डाउन की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये कहा गया कि स्पीडी ट्रायल के बारे में किसी के द्वारा अगर कहा गया तो, ना कहा गया तो भी, लेकिन स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग कि प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैंडकफिंग को रोका जाना चाहिए। केवल उन्हीं केसेस में हैंडकफिंग होना चाहिए जहां पर कि ये संभावना है कि बहुत ही डेंजरस एक्यूज है, अदरवाइज इसका हैंडकफिंग नहीं की जानी चाहिए। और अगर हैंडकफिंग की जा रही है विदाउट एनी रीजन, और अगर हैंडकफिंग की जा रही है देन देयर मस्ट बी रीजन ऑन रिकॉर्ड।
तो यहाँ तक ये हैंड कफिंग, राइट टू अगेंस्ट हैंड कफिंग तक हो गया। इसमें आर्टिकल 21 में एक लेक्चर और हमको लेना पड़ेगा, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उस पर। एनी क्वेरी?